गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, हमने करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर क्विज सेक्शन भी स्टार्ट किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप इन क्विज के माध्यम से कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी हमारा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लीजिए और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, यदि करंट अफेयर्स फंडा से संबंधित आपको कोई भी फीडबैक है, हमारी वीडियो से संबंधित, हमारे कंटेंट से संबंधित, या आपको लगता है कि आपकी जनरल अवेयरनेस जो है काफ़ी इंप्रूव हुई है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज की वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इंट्रोड्यूस्ड इन द कश्मीर बाय सर वॉल्टर आर लॉरेंस एंड जे.सी. मैकडोनेल इन द 19th सेंचुरी इज यूज्ड टू मेक क्रिकेट बैट्स। 19वीं शताब्दी में सर वॉल्टर आर लॉरेंस और जे.सी. मैकडोनेल द्वारा कश्मीर में पेश किए गए निम्नलिखित में से किस पेड़ का उपयोग क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं एज, ओक, टीक या फिर विलो। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who among the following has been honored with the 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिस ईयर? निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गुलजार। आपको जानना चाहिए, जाने माने उर्दू पोएट और लिरिसिस्ट गुलजार, साथ ही संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को ही 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा। इनके नाम का ऐलान हाल ही में हुआ है। गुलजार का जो ओरिजिनल नाम है ये संपूर्ण सिंह कार्ला है और एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। संपूर्ण सिंह कार्ला गुलजार जी का नाम है। तो हिंदी सिनेमा में अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं, साथ ही वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोइट्स हैं अपने एरा के। और अगर हम बात करें रामभद्राचार्य जी की, इनका नाम गिरिधर है और ये फाउंडर रहे हैं, साथ ही हेड हैं तुलसी पीठ जो कि चित्रकूट में है। जाने माने हिंदी स्पिरिचुअल लीडर हैं, एजुकेटर हैं और 240 से ज़्यादा बुक्स एंड टेक्स्ट लिख चुके हैं, साथ ही 22 भाषाओं के जानकार हैं। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। केवल इंडियंस को दिया जाता है और वो भी उन इंडियन राइटर्स को जिन्होंने 8th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ लिखा हो या फिर इंग्लिश में लिखा हो। और मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है और आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब ये अवार्ड संस्कृत लैंग्वेज के लिए दिया जा रहा है, साथ ही 5वीं बार है जब ये उर्दू लैंग्वेज के लिए दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले पर्सन रहे जी शंकरा कुरूप। साथ ही आपको जानना चाहिए, इस अवार्ड में 21 लाख रुपीज़ की प्राइज मनी दी जाती है। वाग्देवी की स्टैचू भी दिया जाता है। और जो सिलेक्शन कमेटी है जिन्होंने गुलजार साहब और रामभद्राचार्य जी का नाम ऐलान किया है, इस कमेटी की अध्यक्षता की है प्रतिभा राय ने। आपको बता दें, जो 2022 का अवार्ड दिया गया था, इससे पहले का वो दामोदर मौजो को दिया गया था। वेयर वॉज द रिसेंट वायु शक्ति एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हेल्ड? हाल ही में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है पोखरन, राजस्थान। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 ये पोखरन रेंज नियर जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुई। और इस बार ये जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर की है। एक्सरसाइज का थीम रहा लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स सिविल मैरिज? कौन सा देश समलैंगिक नागरिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा ग्रीस।
देखिए ग्रीस फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। हाल ही में पार्लियामेंट ने अप्रूवमेंट दे दिया है। ग्रीस की बात करते हैं, कैपिटल एथेंस है, करेंसी यहाँ की यूरो है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में द नीदरलैंड्स फर्स्ट कंट्री था जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। Which country hosted the 14th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals यानी कि COP14? किस देश ने कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के COP14 की 14वीं सभा का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उज्बेकिस्तान। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसकी जो COP है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी 40th मीटिंग, या आप कहें कि COP14, ये गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान ने होस्ट की है समरकंड में, और ये फर्स्ट COP है जो कि सेंट्रल एशिया में आयोजित की गई। और इसी दौरान फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट भी लॉन्च की गई। आपको बता दें स्लोगन रहा इस समिट का, नेचर नोज नो बॉर्डर्स। अच्छा, साथ ही आपको जानना चाहिए कि इस तरह की मीटिंग जो है 2022 में हुई थी, कोमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, वहाँ पर एडॉप्ट किया गया था। अच्छा, अगर हम इस कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो ये साइन हुई थी बोन जर्मनी में 23 जून 1979 को। इसे बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। वेयर इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेटेड? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, February 20। देखिए 26 नवंबर 2007 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 2008 से 20 फरवरी का दिन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया जाएगा। 2024 में इस डे का थीम है ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रीचिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। Which two entities have collaborated to launch India's second corporate credit card on the RuPay network? किन दो संस्थाओं ने रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, BOB कार्ड लिमिटेड एंड NPCI। देखिए BOB कार्ड लिमिटेड, जिसे पहले BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI, इन्होंने मिलकर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपे नेटवर्क पर, और इस तरह से ये सेकंड क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बन गए हैं जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है। इनसे पहले इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया था, तो लास्ट ईयर किया था इंडसइंड बैंक ने, उसका नाम था इंडसइंड बैंक ईज फंड। ये इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है रुपे नेटवर्क पर। तो एक साथ दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो गए। PM नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड एक्सपीरियंशियल म्यूजियम अनुभव केंद्र इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अनुभवजन्य संग्रहालय अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, कुरुक्षेत्र। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कई सारे प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित किए, लगभग 9,750 करोड़ रुपए की लागत से, रेवाड़ी हरियाणा में। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या इनोग्रेट किया। तो आधारशिला रखी गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की, और एम्स रेवाड़ी की आधारशिला रखी गई है। साथ ही इन्होंने एक एक्सपोनेंशियल म्यूजियम जिसका नाम अनुभव केंद्र है, इसको ज्योतिष और कुरुक्षेत्र में इनोग्रेट किया। साथ ही रोहतक मेहम हंसी सेक्शन के बीच में एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। The Committee for Rationalization of Film Awards has recommended that which of the following National Film Awards be renamed the best film on social issues? फिल्म पुरस्कार की युक्तिकरण समिति ने सिफारिश की है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम बदलकर सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रखा जाए? सही आंसर ऑप्शन डी है, नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर एंड नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ये दोनों ही नेशनल फिल्म अवार्ड्स के पार्ट हैं और इन्हें अब रीनेम किया जा रहा है, पुनः इनका नाम रखा जा रहा है। एक कमेटी फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स ने इनका जो है इस तरह की रिकमेंडेशन दी है कि इनके नाम बदले जाएं। तो कमेटी ने कहा है कि जो इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर है, इसको रीनेम किया जाए और इसका नाम होना चाहिए बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, और 3 लाख रुपए इसमें दिए जाएं। वहीं नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, इसको रिनेम किया जाए बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़। ये एक ही बात है ना, चाहे आप इसको ऐसे बोल लीजिए, चाहे क्वेश्चन में जो लिखा है बेस्ट फिल्म सोशल इशूज़, चाहे ऐसे बोल लीजिए, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें
तो 1.5 लाख रुपीज़ इसमें दिए जाते हैं और 2 लाख रुपए अब इसमें इसकी जो है राशि कर दी जाएगी, क्योंकि इसको क्लब कर दिया जाएगा बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज एंड बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के साथ, और राशि हो जाएगी 2 लाख रुपए। दादा साहब फाल्के अवार्ड की भी राशि बढ़ा दी गई है, 10 लाख से 15 लाख कर दी गई है। अच्छा, इस कमेटी को हेड किया है नीरजा शेखर ने, ये जो रेशनलाइजेशन कमेटी बनी। साथ ही इस कमेटी ने भी कहा है कि एक नई कैटेगरी बननी चाहिए अवार्ड की, इसका नाम होगा बेस्ट AVGC फिल्म, जिसमें कि बेस्ट एनिमेशन फिल्म और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट कैटेगरीज को कंबाइन किया गया है। विच फिल्म वॉज नेम्ड द बेस्ट फिल्म एट द 77th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स? 77वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, ओपेनहाइमर। देखिए 77th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिसे बाफ्तास भी हम बोलते हैं, ये 18 फरवरी 2024 को अनाउंस किए गए रॉयल फेस्टिवल हॉल, जो कि लंदन के साउथ बैंक सेंटर में है। सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं ओपेनहाइमर ने 7, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन भी इसी फिल्म को मिले हैं 13। तो नॉमिनेशन तो महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स इसने जीते हैं 7। अगर हम अवार्ड्स की बात करें, जो मेन अवार्ड्स हैं, बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन, लीडिंग एक्टर सिलियन मर्फी, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस देख लीजिए, सपोर्टिंग एक्टर भी देख लीजिए, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। शुरू के 4 महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो ये एनिमेटेड फिल्म याद रखना, पॉइंट नंबर 23, डॉक्यूमेंट्री याद रखना पॉइंट नंबर 22, और पॉइंट नंबर 21 याद रखना, जो एक कैटेगरी इसमें आती है फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को, और ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था दीपिका पादुकोण द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण ने भी यहाँ पर एक अवार्ड दिया है। What is the primary purpose of the पटना डिक्लेरेशन brought out by the बिहार गवर्नमेंट? बिहार सरकार द्वारा लाए गए पटना घोषणा पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन है बर्ड कंजर्वेशन। देखिए बर्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, साथ ही जो इलीगल हंटिंग हो रही है साउथ एशियन रीजन में, उसके द्वारा जो चैलेंजेस आ रहे हैं सरकार के सामने, ठीक है, उनसे निपटने के लिए बिहार सरकार ने पटना डिक्लेरेशन जो है लाया है। तो पटना डिक्लेरेशन को फॉर्मुलेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। एज पर द पटना डिक्लेरेशन, अ टास्क फोर्स ऑन इलीगल किलिंग, टेकिंग एंड ट्रेड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन द साउथ एशियन रीजन विल बी एस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट द implementation of guidelines and action plans and to consider the necessary of new recommendations to respond to specific problems. According to the IRDI, what is the main objective of building बीमा सुगम? IRDI के अनुसार बीमा सुगम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, empowering and protecting policy holders interest। देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDI, इसने ड्राफ्ट रेगुलेशंस रिलीज किए हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, जिसका नाम बीमा सुगम है या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप सभी इससे अवगत तो होंगे कि IRDI बीमा सुगम को बिल्ड कर रहा है, जो कि इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है। मतलब आप समझ सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर का UPI, ठीक है। तो ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करेगा। मतलब कोई पॉलिसी होल्डर जो हैं किसी तरह से घाटे में ना रहे, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। साथ ही इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है भारत में उसको बढ़ाएगा और इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी को भी इन्हेंस करेगा। तो ये बीमा सुगम जो है वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा सभी इंश्योरेंस स्टॉक होल्डर्स के लिए, चाहे वो कस्टमर हो, इंश्योरेंस हो, इंटरमीडिएट्स हो, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स हो या फिर इंश्योरेंस एजेंट्स हो, सभी के लिए, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि मकसद ये है IRDI का कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 तक सभी जो है इंश्योर्ड रहें। अच्छा, इसके लिए अब क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाए गए हैं, जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आएगा वो देख लेते हैं कि करके। इसमें बताया गया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एक फॉर्म की जाएगी एज़ पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और ये कंपनी जो है इट शैल एस्टैब्लिश, फैसिलिटेट, डेवलप, ऑपरेट एंड मेंटेन द मार्केट प्लेस फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू द इंश्योरेंस स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डिंग जो है इस कंपनी की वो लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बीच में रहेगी। किसी भी सिंगल एंटिटी के पास जो है मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि पूरी ज़्यादा मैक्सिमम स्टेक उसके पास रहे किसी भी एक कंपनी के पास, ठीक है। सबके पास जो है इक्वली कह सकते हैं आप, डिवाइडेड रहेगी। अच्छा, इसमें 2 मेंबर्स भी नॉमिनेट किए जाएंगे IRDA द्वारा इस कंपनी के बोर्ड में।
और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। साथ ही प्राइवेट अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ कंपनी, IRDAI की प्रायर अप्रूवल ली जाएगी जो ये कंपनी बनेगी इसका चेयरपर्सन CEO नियुक्त करने के लिए। साथ ही कंसेंट बेस्ड आर्किटेक्चर ऑफ द सर्विसेज। कंज्यूमर शैल नॉट बी चार्ज फॉर अवेलिंग सर्विसेज ऑफ बीमा सुगम। बीमा सुगम पर कोई भी सर्विस किसी को चाहिए, ठीक है, तो उसकी कोई भी सर्विसेज नहीं लगेंगी। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से आप इंश्योरेंस जो है खरीद सकते हैं। जैसे आप पेटीएम वगैरह करते हैं, है ना, या फिर फ़ोनपे वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कोई भी सर्विस नहीं देनी पड़ेगी, आप बीमा बाय कर सकते हैं। IRDA के चेयरमैन देवाशीष पांडा हैं। Who received Maharashtrian of the Year 2024 award for her valuable contribution to the business sector? व्यवसाय क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर ऑप्शन ए है ईसा अंबानी। देखिए ईसा अंबानी जो कि रिलायंस ग्रुप्स रिटेल वेंचर रिलायंस रिटेल की हेड हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड में। इन्हें महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है बिजनेस सेक्टर में इनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो हाल ही में एक इवेंट हुआ है न्यूज़ 18 लोकमत द्वारा ये इवेंट कराया गया, उसमें इन्हें अवार्ड दिया गया। What is the name of the prestigious award unveiled by the government to acknowledge digital creators and influencers? डिजिटल रचनाकारों और प्रभावशाली लोगों को सम्मानित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। देखिए आप सभी जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह बनाते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, इनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं और सरकार ने इनके लिए भी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाया है। ठीक है, तो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स जो समाज में अच्छा चेंज ला सकें, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक कर सकें, एजुकेशन, गेमिंग, ठीक है, ये सभी इनके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाया गया है। मतलब क्रिएटिविटी हो कुछ। Who chaired the 62nd session of the Commission for Social Development at the United Nations? संयुक्त राष्ट्र में समाजी विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर ऑप्शन सी है रुचिरा काम्बोज। देखिए इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में रुचिरा काम्बोज, इन्होंने कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क USA में इसके 62nd यानी कि 62वें सेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, और ये पहली बार है 1975 के बाद जब भारत ने इस सेशन की जो है अध्यक्षता की है। तो इस सेशन का थीम रहा फोस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू अचीव द ओवरआर्चिंग गोल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये काम्बोज हैं इन्होंने अब ये पोलैंड जो है 63rd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की अध्यक्षता करने वाला है 2025 में। ठीक है, तो इनको जो है ये अध्यक्षता सौंपी है। पोलैंड करेगा अगली बार इस कमीशन की अध्यक्षता। और अगर हम इसकी बेसिक बात करें कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की, तो ये वन ऑफ द 8 फंक्शनल कमीशंस हैं जिसे यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। ठीक है, तो जो ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसमें 8 फंक्शनल कमीशन आती है, उनमें से एक है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट और इसमें 46 मेंबर्स हैं। Which launch vehicle was used by ISRO for the successful launch of the INSAT 3DS satellite? INSAT 3DS उपग्रह के सफल प्रशिक्षण के लिए इसरो द्वारा किस प्रशिक्षण यान का उपयोग किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है JSLV F-14। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसने सक्सेसफुली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की जो INSAT 3DS सैटेलाइट है इसको लॉन्च कर दिया है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी कि JSLV F-14 की मदद से। तो ये जो सैटेलाइट है ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए सेंड की गई है और लैंड एंड ओशन सर्विसेज को भी ये मॉनिटर करेगा, वेदर फोरकास्टिंग बताएगा, डिजास्टर वार्निंग के बारे में सूचित करेगा। ठीक है, बाकी वो ये INSAT 3DS satellite will augment meteorological services along with the presently operational INSAT 3D and INSAT 3DR। तो ऑलरेडी INSAT 3D और INSAT 3DR ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, अब उसके साथ ये भी चली जाएगी INSAT 3DS। अच्छा, अगर हम अब ये जो लॉन्च व्हीकल होते हैं ना, ये लॉन्च व्हीकल होते हैं, एक तो सैटेलाइट होती है, जो सैटेलाइट जाती है, एक होती है लॉन्च व्हीकल जो उनको ऊपर तक ले जाती है। तो 3 तरह के रॉकेट होते हैं, रॉकेट कह सकते हैं, लॉन्च व्हीकल कह सकते हैं, जो इसरो यूज़ करता है। एक तो है GSLV, एक है PSLV और एक है LVM-3। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है देखो, जो LVM-3 है इसको GSLV Mark 3 के नाम से पहले जानते थे। अच्छा, GSLV का निक नेम है नोटी बॉय।
क्यों? क्योंकि इसका जो सक्सेसफुल रेट है ना वो काफ़ी कम है, इसलिए नोटी बॉय इसको बोलते हैं। और जो PSLV है ये काफ़ी पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, इसका नाम है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ये कई बार पूछा गया है कि इसरो का कौन सा लॉन्च व्हीकल जो है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा PSLV। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखें। इंटरनेशनल डार्विन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 12th February। व्हेन इज द नेशनल डिवॉर्मिंग डे ऑब्जर्व? 10th February। वेयर वॉज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। द गटका मार्शल आर्ट इज प्राइमरली परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? पंजाब। द Schengen zone in Europe is known after Schengen, a small village. In which country this village is located? Answer is Luxembourg। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक ही कमेंट आया कल, कमल सेन नाम का कोई एस्पिरेंट है। थैंक्स सर, बट ये 15 मिनट की क्लास से प्रॉफिट नहीं होने वाला, फ्री वाले क्लास से बस ऐप लॉगिन होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक तरह का सेटायर हम पे जो है कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि अगर ये 15 मिनट की क्लासेस हैं, ठीक है, आप इनको एक बार देखिएगा और इसमें बताइएगा कि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या बताई इसमें, मतलब कोई इधर उधर की बात की हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बात आपको बताई हो जो आपके काम की ना हो। जो करंट अफेयर है वही तो आपको इन स्पेशल क्लासेस में बताया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी गारंटी तो मैं भी आपको नहीं देता कि एग्ज़ाम में जो है यहीं से ही आएगा। अब ये तो एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या आपको पूछे। ठीक है, तो एक प्रयास किया गया हमारे द्वारा और इसका कोई चार्ज नहीं ले गया। अगर इसमें मैं 100 रुपीज़ का टैग लगा देता स्पेशल क्लासेस, तो आपके अंदर एक अलग ही जोश होता कि यार कुछ तो होगा, क्योंकि इसके साथ आपको दिख गया कि जो है प्राइस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्री कंटेंट की इस तरह से बेकदरी मत कीजिए, है ना। इसमें मेहनत लगती है, पूरे दिन CA भी बनाई जाती है, फिर उसके बाद ये स्पेशल क्लासेस भी बनाई जाती है। ठीक है, आप लोग एनकरेज करने से तो गए और भी ये कह देते हैं कि इससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। आप कैसे बता सकते हैं प्रॉफिट नहीं होने वाला? ठीक है, ये तो उन एस्पिरेंट्स को पता होगा जिनके लिए ये फ्री क्लासेस काफ़ी मायने रखती हैं, है ना। एक कमेंट ये भी आया। अब आप देखिए 2 तरह के एस्पिरेंट हैं, दोनों तैयारी कर रहे हैं, दोनों की सोच अलग अलग है। कि मिस्टर आसू ये कह रहे हैं सर स्पेशल क्लासेस विच आर बीइंग कंडक्टेड ऑन ऐप आर रियली वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब आप जो मिस्टर कमल हैं, आपको पता है कि दूसरे एस्पिरेंट्स जो हैं उन्हें जो है इम्प्रूवमेंट लग रहा है अपने में, उनके लिए तो फ़ायदेमंद हो रहा है, भले ही आपके लिए ना हो। ठीक है, तो इस तरह से मत करें, एफर्ट्स को इनक्रीज किया जाता है अगर कोई सही एफर्ट है। आपने देखा होगा मेरी डेली करंट अफेयर्स क्लास हो चाहे फिर जो ऐप पर हम क्लास करते हैं, ठीक है, कभी भी इसमें इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, केवल आपको बताया, समझाया और सेशन एंड। ठीक है, 20 से 25 मिनट की क्लास होती है ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लगे, और क्वेश्चन ही मैंने आपको दिखाए हैं कि जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, वो हम पढ़ाए रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मत किया कीजिए यार। अब 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। मैं जब ये कमेंट पढ़ा तो मैं 4th क्लास ही जो है PPT बना रहा था। तो कैसा लगता है पढ़कर जब इस तरह से आते हैं कि कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला इन फ्री क्लासेस का, बस ऐप लॉगिन बढ़ेगा। ऐप लॉगिन तो बढ़ेगा ही, है ना। तो ये कोई अच्छा हम अपने जब अपने इसको ऐप को बढ़ाएंगे तभी तो इसमें और मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। इसके चार्जेस भी तो देने होते हैं जिस थर्ड पार्टी से हमने ऐप ऑपरेट कर रहे हैं, और ये तो आपको क्लासेस फ्री मिल रही है। भाई हमको भी तो सस्टेन करना पड़ेगा ना, तभी तो क्लासेस आगे बढ़ेंगी, और ये तो फ्री क्लासेस हैं आपके लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब फ्री क्लासेस दे रहे हैं तो ऐप लॉगिन बढ़ेंगे। तो इसमें आपने कोई बहुत बड़ा राज थोड़ा ना खोल दिया हमारा। ये तो सबको ही पता है कि हम ऐप पर जो है कह रहे हैं कि बच्चों आप ऐप पर आओ। अच्छा डेली यूट्यूब, अगर ऐसी बात होती कि हम जो है ऐप बेस्ड करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर डेली क्लासेस न लाते। यूट्यूब पर तो डेली क्लासेस मिल रही हैं। ऐसी इस तरह की बातें मत किया कीजिए। खैर आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी इज द बेलंदूर लेक? जहिंद इज द माउथपीस ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इन केरल? India has suspended free movement regime with which country? Which agency released a report titled Indian Oil Market Outlook to 2030 at second edition of Indian Energy Week held in Goa? Which country is currently the world's third largest passenger vehicle market and the second largest two-wheeler market? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश आप किया कीजिए, इतनी आपसे रिक्वेस्ट रहती है।
साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और आज आपकी क्लास नंबर 4 भी ऐड हो जाएगी स्पेशल क्लास में, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस।